नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज से हम मॉडर्न इंडिया स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें सबसे पहला टॉपिक देखने वाले हैं यूरोपीय कंपनी का आगमन। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि क्यों यूरोपीय कंपनियां इंडिया ही आई फर्स्ट। सेकेंड थिंग कि क्या यूरोपीय कंपनियों को पहले से इंडिया के बारे में पता था या उन्होंने इंडिया को खोजा। आइए सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये आपको वर्ल्ड मैप दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। यहां पे है अपना प्यारा भारत, है ना, ये अपना प्यारा भारत इंडिया। और जो यहां पे जो सारी कंट्री है इसको हम लोग यूरोपीय कंट्री बोलते हैं। क्या कैसी कंट्री बोलते हैं? यूरोपीय कंट्री। अभी समझिएगा, ये जो आपको यहां एक कंट्री दिख रहा है टर्की, ठीक है। टर्की पर यहां पे पहले एक साम्राज्य था जिसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन अंपायर। क्या नाम था? कॉन्स्टेंटाइन अंपायर। और उसको हिंदी में बोलते हैं कस्तुनतुनिया। क्या बोलते हैं? कस्तुनतुनिया की अंपायर। अब बात है ये 1453 का, ठीक है। अब होता क्या है कि जो आपको नाम से ही लग रहा है कि कॉन्स्टेंटाइन अंपायर जो थी ये ईसाइयों की थी, ठीक है साहब। यहां के जो राजा थे ये ईसाई थे। यहां पे मैं आपको ये टर्की का मैप दिखाता हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहां पे एक जगह है इस्तांबुल, ठीक है। मैं ये पेन सेलेक्ट कर लेता हूं, ये रहा, ये इस्तांबुल, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि यहां पूरा जो है ये बीच में वाटर बॉडी है, मतलब पानी है। और इसी को हो करके जितने भी लोग इंडिया से यूरोप जाते थे ये इसको क्रॉस करके ही जाते थे। अब समझिएगा यहां पे होता क्या है कि 1453 में उस्मानी हुकूमत, मतलब उसको बोला जाता था, जैसे बाबर आए थे तो हम लोग क्या बोलते हैं मुगल, तो वैसे ही उस्मानी सल्तनत के मोहम्मद सानी करके एक राजा थे। मात्र 21 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? मात्र 21 वर्ष के थे। और उन्होंने यहां पे जो कस्तुनतुनिया की सल्तनत थी उसको हटा दी और यहां पे एक उस्मानी सल्तनत को स्टार्ट कर दिया, जो उनकी रिलीजन क्या थी? मुस्लिम, ठीक है। अब देखिए होता क्या कि आपने अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा, या कहीं भी आप देखिए तो इतिहास में धर्म के बेसिस पे सबसे ज्यादा लड़ाइयां हुई है। तो अब होता क्या था कि ये जो पहले व्यापार होता था यूरोपीय देशों का, कहां से? ये देखिएगा, ये यूरोपीय देश है, हाँ। ये भारत से जो व्यापार होता था यूरोपीय देशों का, ये मैंने गलती थोड़ा बना दिया, फिर से करता हूं। ये टर्की से होते हुए गुजरता था और टर्की के इस्तांबुल शहर से गुजरता था, ठीक है। अब यहां पे इसी का, ये जो इस्तांबुल था उसी का पुराना नाम था कस्तुनतुनिया, ठीक है। और उसी की जाहिर सी बात उसकी सभ्यता थी। अब होता क्या है कि यहां से जो ये जो टर्की है यहाँ पे मुस्लिम साम्राज्य आ गया और ये जो है इन लोगों को यहां से पार ही नहीं करने देते थे। जितने मर्चेंट्स होते थे, यानी जितने व्यापारी होते थे, जैसे इधर से क्रॉस करते थे तो उनको मार देते थे। तो इस वजह से होता क्या है कि इनका व्यापार भारत के साथ टूट जाता है। ये लोग यहां से मसाला, रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र, इसका भारी मात्रा में आयात करते थे, जो कि एकाएक सिर्फ इस सल्तनत के आ जाने से इन सारे देशों का एक लाइफ लाइन सोचिए कट गया। अब देखिए होता क्या है, ये कट तो गया। उस समय दुनिया में एक बात लोग बोलते थे कि आप अगर पानी से होकर कहीं भी ऊपर या नीचे कहीं भी जाएंगे तो आप देखिएगा, जैसे ये पहाड़ है, पहाड़ से झरना बहती है, तो लोगों को लगता था कि समुद्र भी ऐसे बहते हुए कहीं जाके एक जगह गिर जाती है, ठीक है। समुद्र भी बहते हुए कहीं जाके गिर जाती है, तो लोग पानी में बहुत दूर तक ज्यादा अपना नाव लेके जाते ही नहीं थे, ठीक है। पर इसी में एक नाम आता है बार्थोलोम्यो डियाज का। वो देखते हैं कि ये जो यहां से ये आपको एक जगह दिख रहा है पुर्तगाल, ठीक है। ये पुर्तगाल है। मैं आपको डिलीट कर देता हूं यहां का, जो आपको पूरा स्क्रीन साफ साफ दिखे। देखिएगा, ये है आपका पुर्तगाल और यहां पे आपको दिख रहा होगा साउथ अफ्रीका। अब ये सोचते हैं कि क्या ये जो लैंड मास है, यानी जो स्थल भाग है, क्या ये कहीं खत्म होता है या नहीं होता है। तो ये इसके बगल बगल अपना
जो भी जहाज था उसको लेके आते हैं आते हैं आते हैं आते हैं और यहां पर पहुंचते हैं। यहां पर जैसे वो पहुंचते हैं उनको क्या दिखता है कि यहां पर ये जो दिख रहा है, यहां पे लैंड मास यानी स्थल जो भाग है वो खत्म हो जाता है और हम इस पार से उस पार पानी के ही माध्यम से जा सकते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा कैप जैसा, कैप पहनते हैं ना, कैप जैसा ये दिख रहा होगा। तो इसको बोला उन्होंने कैप ऑफ गुड होप, यानी एक अच्छी होप, यानी एक आशा की किरण की अब हम इस रास्ते से होते हुए यहां से होके भारत जा सकते हैं। ठीक है, तो गुड होप मतलब एक अच्छी आशा। ठीक है, तो ये और ये कैप जैसा दिखता है तो कैप ऑफ गुड होप। तो क्या ये इंडिया आए? नहीं, ये बात मैं बता रहा हूं कब की, 1488 ईस्वी की, 1488 ईस्वी की। ठीक है, ये इतना खुश हो गए कि ये यहां से अपना देश वापस लौट गए। कौन सी देश? पुर्तगाल। यहां ये अपने जो भी साथी लोग थे, जो भी दोस्त लोग थे, उनको बताते हैं कि तुम्हें पता है हमने ऐसा ढूंढ लिया है कि ये एक जगह है यहाँ पे साउथ अफ्रीका, मतलब अभी साउथ अफ्रीका जानते हैं, उन्होंने कुछ और बोला होगा, तो यहाँ पे आके आप भारत जा सकते हैं। तो इसी क्रम में 1498 ईस्वी में आपको मालूम होगा कि क्या नाम था उनका नाम था वास्को डी गामा। वो इसी मार्ग को होते हुए यहाँ पे, यानी 10 साल बाद, ये 88 में खोजे और 98 में इसी रूट को फॉलो करते हुए इंडिया आ गए। तो आपको दो चीज समझ में आया होगा कि इन्होंने भारत को नहीं खोजा था, भारत में आने के लिए एक नया रास्ता खोजा था। क्यों? क्योंकि पहले एक रास्ता जो कि कट गया था, व्यापार यहां से नहीं हो पा रहा था टर्की के कारण, इसलिए इनको एक नया रास्ता चाहिए था और यही उनको एक रास्ता मिला। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि भारत के लिए एक रास्ता खोजा। दूसरा, भारत क्यों आना चाहते थे? क्योंकि देखिएगा, जिंदगी जीने के लिए 3 चीज की इंपॉर्टेंस होती है। सबसे जो बेसिक 3 चीज है वो है आपका रोटी, कपड़ा और मकान। मकान तो लोग जहां रहेंगे वहीं बनाएंगे, लेकिन रोटी और कपड़ा दोनों के लिए भारत पे वो डिपेंडेंट थे। हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, जो भी हमने आपको बताया है वो आपके यहां स्क्रीन पे लिखा हुआ है। होता क्या है कि अब देखिए क्यों आए वो लोग। तो कस्तुनतुनिया जो आज का इस्तांबुल है टर्की का, उस पर 21 साल के एक उस्मानी सुल्तान, उनका नाम क्या था? मोहम्मद सानी, का कब्जा के कारण यूरोपीय देशों का पूर्व यानी क्या, इधर की जो कंट्री है इसको पूर्व बोलते हैं और इधर ये जो यूरोप है इसको हम लोग वेस्ट बोलते हैं। अब देखिएगा, एशिया से जो इस साइड की कंट्री हो गई, मतलब आपको मालूम होगा ना, मैप अगर आप जानते होंगे तो ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो इधर की जो कंट्री हम लोग जिधर पे हैं, चाहे चाइना भी हो गया, आपका फिलीपींस, मनीला, ये सब, ये जितनी भी कंट्री है, बर्मा हो गई, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सारा हम लोग किस में आते हैं? पूर्व में आते हैं। ठीक है, तो पूर्वी जो देश था इनसे व्यापार बंद हो गया था। क्यों? क्योंकि ये आपको दिख रहा होगा और ये यहाँ पे, ये तो इस्तांबुल शहर है और ये देखते ही देखते ये जो आपको पीला भाग जितना सारा दिख रहा है, इतने दूर तक कब्जा हो गया था। यानी इस मैप में बात करें तो ये यहां से लेकर यहां तक इनका कब्जा हो गया था। इसलिए ये इधर से तो जा ही नहीं सकते थे, तो इसीलिए इन्होंने एक नया रूट ऐसे होते हुए ढूंढा था। ठीक है, आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कौन आए थे भाई? तो इनका नाम क्या था? बार्थोलोम्यो डियाज। सामने आपको स्क्रीन पे इनका ये पिक्चर दिख रहा होगा। ठीक है, कब आए थे? 1488 में। कहां से आए थे? तो जाहिर सी बात है, अभी हमने आपको बताया पुर्तगाल से आए थे। नाम क्या था? बार्थोलोम्यो डियाज। इन्होंने ये जो आपको जगह दिख रहा है, इसी को का नाम क्या रखा है? केप ऑफ गुड होप। उसका उन्होंने खोज किया और फिर वो क्या हुआ? आए नहीं भारत, वो वापस लौट गए। ठीक है, ये आपको यहां पे ये अच्छे से मैप में दिख रहा होगा। ये जो जगह है, ये रेड कलर से आपको दिख रहा होगा, यही है क्या? केप ऑफ गुड होप। यही पुर्तगाल से होते हुए यहां तक आए थे, फिर होते हुए फिर बाद में भारत तक आ गए। अब देखिएगा कि भारत में आने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वास्को डी गामा।
कहाँ का, मतलब पुर्तगाल, अगर पूछे पुर्तगाल का कौन था तो भी वास्को डी गामा, यूरोपीय कंपनी के ये यूरोपीय देशों में तो भी वास्को डी गामा ही था। क्योंकि अभी देखिएगा ये पुर्तगाली लोग ढूंढ चुके हैं, लेकिन बाकी कंट्री को अभी भी यही लगता है कि एक देश से दूसरे देश सिर्फ और सिर्फ किससे जा सकते हैं, स्थल मार्गों से ही जा सकते हैं। क्योंकि पानी में अगर जाएंगे तो पानी से बहते हुए धरती से नीचे डूब जाएंगे या नीचे गिर जाएंगे, इसीलिए कोई नहीं जाते थे। ठीक है, तो भारत में कदम रखने वाला पहला पुर्तगाली व्यक्ति कौन थे, वास्को डी गामा। वो जब इंडियन ओशन में आए तो अब वहां पे वो रास्ता भटक गए, तो उनको एक वहां पे मिला गुजराती व्यापारी, क्या नाम था उनका, अब्दुल मजीद। तो 90 दिनों की यात्रा करके आए थे और आने के बाद 17 मई 1498 को वो केरल में, अभी भी ये जगह है कालीकट, ठीक है, तो केरल के जो राजा कालीकट, केरल के जो एक राज्य था छोटा सा कालीकट, वहां के जो राजा जमोरिन थे, क्या नाम था उनका, जमोरिन। ठीक है, तो जमोरिन के दरबार में पहुंचे और ये आपको यहां दिख रहा है, ये वास्को डी गामा खड़े हैं और ये लोग सारे लोग इनको स्वागत कर रहे हैं। यही आपको जो दिख रहे हैं ये कौन थे, वास्को डी गामा। ठीक है, चलिए अब ये आते हैं, यहां से बहुत सारा माल खरीदते हैं, वो अपने देश वापस लौट जाते हैं। और देखिए उनके साथ क्या हुआ, देखिएगा, गौर से समझिएगा। वो मान लीजिए कि वो यहां से कोई 1 रुपए का सामान खरीदे, इसको लेके अपने देश गए और मान लीजिए जितने में ये बेचा उसमें 1 रुपया घटा दीजिए। वो घटाने के बाद इनको 60 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ। यानी ऐसे देखें तो इन्होंने 61 रुपया में बेचा, क्योंकि इसमें एक तो घटाना ही है ना, क्योंकि 1 रुपये में खरीदा है तो 60, तो ये जो 60 रुपए 1 रुपये का सामान खरीदे और उस पर 60 रुपये का मुनाफा हुआ, इतना ज्यादा फायदा हुआ। रीजन क्या था कि वहां के जो लोग थे ये सब चीज पहले से लेना चाहते थे, लेकिन क्योंकि टर्की में जो एक नया सरकार आ गया था, या यानी एक नया शासक आ गया था, उसके कारण से यहां से माल जाने में, यानी जो भी सामान था उसको जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। जब ये इतना खुश होकर वापस गए तो उसके बाद देखिए क्या होता है कि दूसरा जो पुर्तगाली व्यक्ति था उनका नाम था पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल। वो इंडिया आते हैं और वो ये सोचते हैं कि क्यों ना यहाँ पे एक कंपनी ही इस्टेब्लिश कर लें, मतलब एक कंपनी ही खोल लें और यहीं पे फिर सारा माल अपना रखेंगे और यहीं से अपना, देखिए जाहिर सी बात है कंपनी बन जाएगी, एक स्टोर करके रखेंगे, बहुत सारा माल एक जगह से दूसरी जगह भेज पाएंगे और ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। बहुत सिंपल बात है। ठीक है, तो 1503 में, ठीक है, 1503 में उन्होंने पहली फैक्ट्री कोचीन, जाहिर सी बात है केरल में आए थे तो केरल में ही, केरल में एक जगह है कोचीन, वहां पे पहली फैक्ट्री कब खोला उन्होंने, तो 1503 ईस्वी में। उनका जो, अब देखिएगा कोई भी एक, मान लीजिए अभी आज कंपनी होता है, कंपनी का जो हाईएस्ट पोस्ट होता है वो सीईओ का होता है। ठीक है, तो उसी तरह जो उस समय का जो कंपनी थी उसका जो हाईएस्ट पोस्ट हुआ करता था वो था गवर्नर का, गवर्नर, मैं हिंदी में लिख देता हूं, गवर्नर या वायसराय भी बोलते थे। हालांकि आप समझेंगे दोनों में एक डिफरेंस है, पर फिर भी हाईएस्ट पोस्ट जो होता था या तो गवर्नर का ही होता था या वायसराय, एक तरह से दोनों बराबर ही था, थोड़ा सा एक फर्क था। हालांकि फ्रांसीसियों के लिए दोनों बराबर ही थे। ठीक है, तो इनके कंपनी का जो पहला गवर्नर बनता है वो है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। क्या नाम था इनका, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो ये प्रथम वायसराय बनते हैं और इन्होंने शांत जल की नीति अपनाई। शांत जल की नीति क्या था समझते हैं। देखिएगा ये जब यहां पे इंडिया आए तो उन्होंने क्या देखा कि यहां के जो राजा महाराजा हैं वो बहुत धनवान हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, पर इनका जो नेवी नहीं, जो नेवी है वो है ही नहीं। मतलब समुद्र पे इनके लिए कोई अच्छा नाव नहीं है, या यहाँ पे ना समुद्री अच्छी कोई जहाज है, न इनके कोई बहुत अच्छे अच्छे नाविक हैं। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना ये जो शांत जल है इसी पे अपना कब्जा किया जाए, और ये धीरे धीरे कार्टेज अल्मेडा पद्धति अभी आप देखेंगे, इससे यहाँ का जो हिंद महासागर था इस पे इन्होंने पूरा कब्जा कर लिया
और ये पानी पर राज करने लगे। यानी यहां से अब कोई भी शिप दूसरे देश में, एक देश से जाते थे दूसरे देश में, तो इनका एक छत्र राज हो गया। अब ये क्या करते थे, उन पे टैक्स लगाने लगे, इधर से जो भी जहाज गुजरते थे, और नहीं देते थे तो लूट लेते थे उनको। ठीक है, देखिएगा अब जो दूसरा जो ये इनका गवर्नर बना या वायसराय बोलिए जो वो बना, उनका नाम क्या था, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। यहाँ पे एक सेकंड देखिएगा, मैंने यहाँ पे एक डेटा छोड़ दिया है। जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा थे वो 1505 से 1509 तक बने थे। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए ये याद रखिएगा। और फिर ये 1509 में बनते हैं। फिर इनके आगे से इंपॉर्टेंट नहीं है कि कब तक कौन बनते हैं, मैं इसीलिए बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, मैं अब देखिएगा होता क्या है कि बच्चे ज़्यादा जो ये ईयर ईस्वी ये सब रटने में रह जाते हैं और बाद में जो मेन डेटा वो याद ही नहीं कर पाते। तो जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है मैं सिर्फ वही आपको अच्छे से दूंगा जो डायरेक्ट आप एग्जाम में जाएं और सारा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाएं। ठीक है ना। तो इनका अब देखिएगा ये दूसरा गवर्नर कौन थे, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, और इन्हीं को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। उन्होंने तो स्टार्ट कर दिया, ये अभी इतने अच्छे ढंग से स्टेब्लिश नहीं कर पाए थे, लेकिन जब अल्फांसो डी अल्बुकर्क आए तो वो उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपने कंपनी का स्थापना की और विस्तार भी किया। उन्होंने क्या किया भाई, तो उन्होंने जो कोचीन है, ठीक है, कोचिंग यहां पे लिखा गया है कोचीन, ठीक है ना, कोचीन, ठीक है, कोचीन को अपना राजधानी बना लिया। तो ये भी याद रखिएगा कि फैक्ट्री कहां सबसे पहले खोला, कोचीन में। राजधानी सबसे पहले किसको बनाया, तो कोचीन को। इन्होंने विवाह नीति अपनाई। विवाह नीति क्या था कि पुर्तगाली मैन, ठीक है, पुर्तगाली मैन और इंडियन वुमन, वुमन कहां की होनी चाहिए, तो इंडियन। इसके पीछे बड़ा ही सिंपल मकसद था कि उनको क्रिश्चियनिटी को यहां पे विस्तार करना था। तो क्रिश्चियनिटी विस्तार करने के लिए इंडियन, ठीक है। इन्होंने एक नया टेक्निक अपनाया कि हम लोग जो है वहां से आएंगे और इंडियन वुमन को यहां से शादी करके ले जाएंगे, या नहीं भी ले जाएंगे तो अगर यहीं रखेंगे तो उनको तो कम से कम क्रिश्चियन बनाएंगे। तो ये बड़ा ही इनका एक सोचा समझा साजिश था, या जो भी सोच था, जो भी बोलिए आप। 1510 ईस्वी में बीजापुर के राजा आदिल शाह से गोवा जीत लिया। क्या किया था इन्होंने, बीजापुर के राजा आदिल शाह से गोवा जीत लिया। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। नीनो डी कुन्हा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नीनो डी कुन्हा ये एक तरह से आखिरी बोलिए, आखिरी इंपॉर्टेंट गवर्नर है। ठीक है, इसके बीच में बहुत सारे गवर्नर हुए, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ काम अच्छा किया इसीलिए इनका नाम हो गया है। तो 1530 ईस्वी में इन्होंने गोवा को, इससे पहले इनका राजधानी कहां था, कोचीन, तो इन्होंने 1530 में गोवा को राजधानी बनाया फर्स्ट, और यही इनका सबसे बड़ा उपलब्धि था। ठीक है, तो बस ये याद रखिएगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले पुर्तगालियों ने ही 1556 ईस्वी में गोवा में लाया था। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन आ गया कि प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले किसने लाया, तो पुर्तगालियों ने। कहां लाया, गोवा में। कब लाया, 1556 ईस्वी में। नेक्स्ट है कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति से जहाजों से अरब सागर पर नियंत्रण किया। अभी हमने आपको बताया कि कैसे एक देश से दूसरे देश जब जहाज जाते थे तो उस पे उन्होंने कैसे टैक्स लगाया था। ठीक है, खैनी, गन्ना, पपीता, अनानस, इवन टमाटर, आलू, ये सब भी पुर्तगाली लोग ही यहाँ पर लेके आए थे। ये सब्जी भारत की नहीं है, और खासकर ये खैनी भी देखिएगा, ये बार बार पूछता है। ठीक है, तो ये भी वही लेकर आए थे। गोथिक स्थापत्य कला, एक बिल्डिंग बनाने का एक कला है, जो अभी बस नेक्स्ट स्लाइड में हमने उसका फोटो डाला हुआ है, देख लेंगे। ठीक है, वो भी कौन लाए थे, तो पुर्तगाली ही लाए थे। अभी आगे पढ़ेंगे कि 1600 ईस्वी में इंडिया में अंग्रेजों का आगमन होता है। तो एक अंग्रेजी अधिकारी थे, उनका नाम था थॉमस बेस्ट। उन्होंने पुर्तगाली अधिकारी को 1612 में स्वाली में
हराया था। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्या नाम था उनका? थॉमस बेस्ट। ये बार बार पूछता है, इसीलिए इसको याद रखिएगा। स्वाली में लड़ाया था कब? 1612 ईस्वी में उनको हरा दिया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि सबसे पहले आए, ठीक है, और सबसे बाद में गए कौन? पुर्तगाली। सबसे पहले अभी आप देख रहे हैं पुर्तगाली ही आए, और 1661 में सबसे लास्ट में गोवा को छोड़कर वो यहां से गए थे। ठीक है साहब, तो सबसे लास्ट में गोवा को वो छोड़कर गए थे। ठीक है, और उन्होंने गोवा, फिर दमन, दीव, इनका उन्होंने उपनिवेशीकरण किया था, मतलब इसको अपना उपनिवेश बनाया था। ठीक है, इतना ही था आपको पुर्तगालियों के बारे में पढ़ना। ये आप देख लीजिएगा, यही मैं आपको बता रहा था, गोथिक स्थापत्य कला। ये जो आप देख रहे होंगे, ये ऊपर ऐसा निकला हुआ है, ये ऐसा कुछ, ठीक है, या यहाँ भी आपको दिख रहा होगा। आप कलकत्ता, मुंबई, ऐसे कोई भी बड़े मेट्रो सिटी गए होंगे तो आपके नज़र के सामने से ऐसा कभी न कभी दिखा होगा, हालांकि आपको याद नहीं होगा। अभी आप जान गए कि इसको गोथिक स्थापत्य कला बोलते हैं, तो अभी आपको जब भी कभी बड़े सिटी में जाएंगे तो आपको दिखेगा ऐसा बिल्डिंग, तो आपको या चर्च हो या कोई भी इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, तो बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल भी इस टाइप का डिजाइन किया हुआ रहता है। चलिए अब बात करते हैं डच, या जिसको फिर नाम हॉलैंड हो गया, और अभी उसका नाम क्या है? नीदरलैंड। तो अब देखिए, ये लोग जो आए थे, ये लोग कंपनी आए थे। हम जब पुर्तगाली का बात कर रहे थे तो ये लोग एक कंपनी के फॉर्म में आए थे। पर देखिएगा, आपने देखा होगा, देखिए मान लीजिए कोई किसी बच्चे को कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, तो एक बच्चा ऐसा होता है जो आता है, उसको सब पता होता है, वो आके डायरेक्ट एडमिशन ले लेता है। लेकिन एक बच्चा मान लीजिए उसको एडमिशन लेना, उसको किसी चीज़ के लिए प्रिपरेशन करना है, तो वो पहले क्या करेगा? कोचिंग आएगा, और वो क्या करेगा? इंक्वायरी करेगा, वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट के पास जाएगा, वो बैठ के कुछ देर कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि ये होता है, ये नहीं होता है। ठीक है, और वो सारा क्वेश्चन जब उनको मिल जाएगा, फिर वो वापस घर जाएंगे, वो सोचेंगे, और फिर बाद में आके एडमिशन कराएंगे। ठीक है, अब देखिएगा, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ऐसा कुछ आपको इसमें मिलेगा। देखिएगा, इसमें सबसे पहले बार कार्नेलियन हाउस, नहीं हाउट, ठीक है, कार्नेलियन हाउटमैन जो सबसे पहली बार इंडिया आए थे 1596 ईस्वी में। 1596 ईस्वी में सबसे पहली बार कार्नेलियन हाउटमैन इंडिया आए। इंडिया आके उन्होंने पूरा भारत का एक बार मुआयना किया, और वो वापस अपने देश चले गए। ठीक है, वो फिर कुछ दिन पता नहीं कुछ सोचे होंगे, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि उनकी प्रथा, वो आ तो गए 1602 में, फिर से 1602 में आ गए वापस, और 1605 में पहली कंपनी मसूलीपट्टनम में स्टार्ट किया, और उनका व्यापार किस चीज़ का था? तो कपड़ा का व्यापार था। ठीक है, फिर पुलिकट में सोने का सिक्का चलाया, स्वर्ण सिक्का, और उसको क्या बोलते थे वो लोग? पेगोडा। क्या बोलते थे? पेगोडा। लेकिन ये कुछ खास नहीं कर पाए, क्योंकि इसका देखिएगा दो बात है। पहला, ट्रावनकोर के राजा जो थे मार्तंड वर्मा, उन्होंने उनको बड़ा ही बुरे ढंग से हराया, जिस कारण से वो भारत पे से सारा व्यापार जो था उन्होंने शिफ्ट कर लिया। कहाँ पे? इंडोनेशिया और मलेशिया में। एक दूसरा बात, जो भी रहा कहा उनका कसर था, वो बेदरा जो पश्चिम बंगाल में, उसमें एक युद्ध हुआ। कब? 1759 ईस्वी में, जिसमें अंग्रेज जीत गए और डच हार गए, और यहाँ से एक तरह से बोलिए तो वो अपना पूरा बोरिया बिस्तर समेट कर भारत छोड़कर चले ही गए। ठीक है, तो अभी दो हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहला देखा हमने क्या? पुर्तगाली। ठीक है, तो पुर्तगाली भी देखेंगे, अभी थोड़ी देर में पता चलेगा कि पुर्तगाली सब कुछ सही चल रहा था, अंग्रेजों ने उनको दबा दिया, और धीरे धीरे, मतलब गए तो सबसे बाद में, लेकिन उनका वो बहुत सिमट के रह गए। डच तो इनका तो पत्ता ही साफ कर दिए। कब? 1759 ईस्वी में। ठीक है, अब अगला देखते हैं अंग्रेज। इसके बारे में बड़ा अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यही वो है जो लास्ट तक रहेंगे और 1947 तक अपना पीछा नहीं छोड़ेंगे, और ये जितनी सारी कंपनियां हैं सबको एक तरह से बोले तो खा जाएगी, खत्म कर देगी।
तो देखिएगा एक कंपनी बनता है, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैं इतना ज़्यादा हाईलाइटेड इसको बनाया ही नहीं हूँ, ठीक है। तो ये कंपनी होता है, इसी का नाम 1833 में चेंज करके ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया जाता है। तो क्योंकि इसका नाम भी ये जो ईस्ट इंडीज कंपनी था, इसी यही नाम से बोलते भी थे, इतना लंबा नाम कौन लेगा, कोई उसका नाम खुद से भी नहीं लेते थे। हाँ, हालांकि कंपनी का नाम यही था, बाद में नाम चेंज होके फिर इंडीज से इंडिया बन गया और कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, EIC। इसका स्थापना हुआ था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, ठीक है। उस समय वहां की जो महारानी थी एलिजाबेथ, ठीक है, वहां की महारानी कौन थी, एलिजाबेथ, उन्होंने ये कंपनी बनाया और उनको 15 वर्षों के लिए एक चार्टर दिया, यानी एक उनको अधिकार पत्र दिया, एक व्यापार पत्र दिया, जिसके कारण यह कहा गया कि आपको 15 वर्षों के लिए ये अधिकार पत्र देते हैं, आप पूर्वी देशों में जाइए और वहां पर अपना व्यापार फैलाइए, ठीक है। तो वो कहां पे आते हैं, तो पूर्वी देशों में उनको भारत ही अच्छा लगता है, तो वो भारत आते हैं और व्यापार करना प्रारंभ कर देते हैं। अब एक बार देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस समय उनको चार्टर मिला था उस समय भारत के राजा कौन थे, तो उस समय भारत के राजा कौन थे, अकबर थे। कौन थे, अकबर, ठीक है। वो आते हैं भारत में, अपना कंपनी स्टार्ट करते हैं और सीधा कंपनी स्टार्ट कर देते हैं बिना कोई टैक्स वैक्स दिए। फिर धीरे धीरे वहाँ पे राजा बन जाते हैं जहांगीर, और जहांगीर को जब ये पता चलता है कि ऐसा कुछ हो रहा है कि एक कंपनी आई है जो कोई भी हमें टैक्स नहीं देती है, तो उनका जो भी है उनको मार पीट के वहाँ से भगा देते हैं, उनका सारा सब कुछ तोड़ देते हैं। फिर ये बात जब वो अपने राजा को बताते हैं, कहाँ पे, अंग्रेज मतलब इंग्लैंड में, तो वहाँ पे जो महारानी थी, क्या नाम था इनका, एलिजाबेथ, ठीक है, आगे इनका भी चेंज हो जाएगा, तो जेम्स प्रथम आ जाएंगे। तो अब देखिएगा ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको देखिएगा। 1608 में क्या होता है, 1608 में जब उनको ये बात पता चलता है कि वो सारा कुछ तोड़ दिए और यहाँ पे कुछ इस्टेब्लिश नहीं करने दे रहे हैं, तो जेम्स प्रथम अपना एक राजदूत भेजता है, किसको, कैप्टन हॉकिंस को। क्या नाम था इनका, कैप्टन हॉकिंस को भेजते हैं किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में, और वो पहुंचते कहां पे है, आगरा के दरबार में। और वो फारसी बहुत अच्छा ढंग से बोलते थे, तो इन लोगों को बहुत पसंद आता है, ठीक है। उनको जहांगीर इंग्लिश खां की उपाधि देते हैं, मतलब इतना इंप्रेस हो जाते हैं कि इंग्लिश खां की उपाधि दे डालते हैं, ठीक है, इंग्लिश खां की उपाधि दे डालते हैं। अब इस चीज को समझिएगा कि कैप्टन हॉकिंस को भेजा ही इसलिए था, क्यों भेजा था, कि वो फिर से आके अंग्रेज की जो कंपनी है उसको यहाँ पे इस्टेब्लिश कर पाए, यानी अच्छे से स्थापित कर पाए। एक तो ये हो गया। फिर जो बीच में थोड़ा बहुत कसर था उसको भी दूर करने के लिए फिर से जेम्स प्रथम किसको भेजते हैं, सर टॉमस रो को। क्या नाम था इनका, सर टॉमस रो, सर टॉमस रो, इनको भेजते हैं इसके जस्ट 8 साल बाद, ठीक है। तो 1616 में ये आते हैं और जहांगीर के अजमेर दरबार में पहुंचते हैं। कौन सी दरबार में, अजमेर का जो दरबार था वहां पहुंचते हैं, और यहां से इनके बीच में एक अच्छा रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाता है, एक अच्छा रिलेशन बिल्ड हो जाता है। उसके बाद आगे क्या होता है, कुछ दिनों के बाद जो गोलकुंडा थे उनके सुल्तान ने एक सुनहरा फरमान जारी किया। सुनहरा फरमान क्या था कि आप गोलकुंडा में ट्रेड कीजिए, व्यापार कीजिए, और आप पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यह बहुत बड़ी बात थी, अंग्रेज बहुत खुश हुए और इनको एक तरह से बोले तो सोने पे सुहागा मिल गया था, ठीक है। और ये इसीलिए इसको सुनहरा फरमान बोलते हैं, ठीक है। अब अगला देखिएगा कि 1639 की बात है। फ्रांसिस डे जो चंद्रगिरी के महाराज से, ठीक है, मद्रास को, किसको, मद्रास को पट्टे पे ले लिया। क्या नाम था उनका, फ्रांसिस डे। कहां के महाराज से, तो चंद्रगिरी के महाराज से। जो मद्रास जो देखते हैं अभी, ठीक है, वो उस समय बहुत बड़ा हुआ करता था। तो मद्रास को पट्टे पे लेना का मतलब क्या हुआ कि हम साल में आपको इतने पैसे देंगे और इसके बदला में आप हमको मद्रास दे दीजिए और यहाँ पे हम लोग ट्रेड करेंगे, यहाँ पे हम लोग व्यापार करेंगे।
और वहां पे उन्होंने एक फोर्ट बनाया। उस फोर्ट का नाम क्या था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, क्या नाम था उसका? फोर्ट सेंट जॉर्ज। उसको बसाया। बार बार पूछते हैं कि फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ है, तो ये मद्रास में है। अब देखिए इसी बीच होता क्या, ये जो कंपनियां थी ये तो अलग अलग देश की थी, सब आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। अब होता क्या है कि जो पुर्तगाल के जो राजा थे उनकी एक लड़की थी, उनका नाम था कैथरीन, कैथरीन ऑफ ब्रिगांजा उसको नाम बोलते थे, वो गांजा नहीं, कैथरीन ऑफ ब्रिगांजा। ठीक है, उनका नाम था। और ब्रिटेन के एक राजकुमार थे चार्ल्स, इन दोनों का शादी हो जाता है। कब? 1661 में। उस समय जो मुंबई है वो पुर्तगालियों के पास ही होता है। तो देखिएगा यहां भी ये लोग भी दहेज प्रथा को बड़े अच्छे ढंग से मानते थे। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या किया कि जो शादी हुआ इसमें मुंबई जो है ब्रिटेन को दहेज में दे दिया। ठीक है, अब ब्रिटेन को मुंबई दिया, कहाँ वो लोग रहते थे, उसका एक कंपनी यहाँ पे काम करता था जिसका राजा इसको लेना देना नहीं। राजा अलग चीज होती है, जैसे अब मान लीजिए भारत सरकार है और उसका एक कंपनी यहाँ के देश के कोई आदमी का कोई कंपनी है, तो दोनों में ऐसा तो नहीं है कि दोनों एक ही है, कंपनी अलग चीज होती है, देश अलग चीज होता है। और उस समय जमीन की उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया कि उसके 7 साल बाद यानी 1668 में यहाँ पे जो कंपनी काम कर रही थी बस 10 पाउंड पे, कितना? सिर्फ 10 पाउंड प्रति वर्ष पर कंपनी को दे दिया। कौन सी कंपनी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी EIC को दे दिया। कितने पे? सिर्फ 10 पाउंड में। आज मतलब जब उनका शादी हुआ उसके सिर्फ 7 साल बाद। ठीक है, अब देखिएगा आगे। अब फिर धीरे धीरे इनका व्यापार बढ़ने लगता है, और व्यापार बढ़ता है तो ये अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बार बार यहाँ के जो राजा है उनसे उलझते रहते हैं। और एक बार क्या होता है 1668 में औरंगजेब के साथ एक बार ये लोग युद्ध कर लेते हैं। तो इनके तरफ से जो लड़ने आए थे सर जॉन चाइल्ड, और जैसे नाम में चाइल्ड है बच्चा, तो औरंगजेब ने इन्हें सही में बच्चा ही बना दिया था, मतलब उनको हरा के ही माना था, बहुत बुरी ढंग से पराजित किया था। ये कब की लड़ाई था? तो 1668 में। ये बार बार पूछा जाता है 1668 में जो औरंगजेब के साथ अंग्रेजों की लड़ाई हुई थी उसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो सर जॉन चाइल्ड ने। ठीक है, याद रहेगा। अब ये 2 सिटी के बारे में बार बार पूछा जाता है कि कोलकाता को किसने बसाया और दिल्ली को किसने बसाया। ठीक है, दिल्ली के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, कोलकाता भी देखिएगा, तो कोलकाता को बसाया था जॉब चौरनॉक ने। क्या नाम था उनका? जॉब चौरनॉक। उन्होंने 3 गांव कालीकाता, गोविंदपुरा और सुतानाटी, क्या नाम था? कालीकाता, गोविंदपुरा और सुतानाटी, इसको मिला के कोलकाता बनाया था। ठीक है, ये कालीकाता को ही इन्होंने, ये दोनों को मर्ज कर दिया। किसमें? इस दोनों को मर्ज किया कालीकाता में, और इसी कालीकाता को कोलकाता बोला इन्होंने। और ये जो बसाया था शहर किसने? जॉब चौरनॉक। अब एक बार समझिएगा ये शहर बसाने का मतलब क्या होता है। शहर बसाने का मतलब ये है कि उस पूरे शहर का प्लानिंग, कि यहाँ पे तो लोग रह रहे हैं, अब कहाँ से रोड जाएगा, कैसे नाला यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे घर कैसे बनेगा, यहाँ पे कंपनी इनकी कहाँ पे बनेगी, कहाँ पे इनका पार्क होगा। तो ये सब चीज़ का जो एक प्लानिंग होता है, इसी में बोलते हैं, इसका नाम दे दिया जाता है कि किसने बसाया था। वैसे दिल्ली का अभी आप पढ़ेंगे कि 1911 में दिल्ली दरबार लगता है, और कलकत्ता से दिल्ली जो है वो लोग अपना राजधानी शिफ्ट कर रहे थे, तो 1912 में फिर से दिल्ली में काम करना स्टार्ट हो जाता है अंग्रेजों का। आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो उसको बसाया कौन था? लुटियंस ने, और उसके साथ में काम किया था किसने? बेकर ने। तो लुटियंस और बेकर ने। अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सांसद भवन या जितना भी राष्ट्रपति और वो प्रधानमंत्री सब जो रहते हैं उसमें भी बहुत सारा जो काम है, या पूरे जो अभी आप दिल्ली देख रहे हैं उसका पूरा का पूरा मॉडिफिकेशन किसने किया है? तो लुटियंस और बेकर ने। अपने बहुत बार मीडिया में सुने होंगे कि लुटियंस गैंग, लुटियंस गैंग। ठीक है, एक लुटियंस मार्केट करके एक जगह है। ठीक है, तो उधर के जो लोग हैं उनका बहुत दबदबा रहा है हमेशा से भारत के जो राजनीति है। हालांकि
तो इसलिए ये बड़ा नाम बहुत फेमस है, आप सुने भी होंगे। चलिए आइए बात करते हैं अब ये 3 फोर्ट के बारे में बार बार पूछा जाता है। एक है फोर्ट विलियम, एक है फोर्ट सेंट जॉर्ज और एक कौन सा है, फोर्ट लुई। तो फोर्ट विलियम कहां पे है, कोलकाता में। फोर्ट सेंट जॉर्ज ये मद्रास में, और फोर्ट लुई ये कहां पे है, पांडिचेरी में। अच्छे से याद कीजिएगा, फोर्ट विलियम कोलकाता, फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास और फोर्ट लुई पांडिचेरी। कोशिश कीजिएगा क्लास में ही याद हो जाए, ये ज्यादा अच्छा होगा। आपको बाद में ये पीडीएफ सारा मिल जाएगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा आगे इनको एक बहुत बड़ा जीत होता है, इनको मतलब फ्री में एक बहुत बड़ा चीज मिल जाता है। देखिएगा उसमें मुगल सल्तनत चल रहा था, और मुगल सल्तनत नहीं, मुगल साम्राज्य बोलते थे उसको। तो मुगल साम्राज्य के उस समय राजा थे फर्रुखसियर। बात कब की है, 1717 ईस्वी की। उस समय जॉन सरमन को, किनको, जॉन सरमन को एक अधिकार पत्र देते हैं। देखिए अधिकार पत्र को ही इंग्लिश में बोलते हैं मैग्ना कार्टा। क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार पत्र होता है, जिस मतलब वैसा अधिकार पत्र जिससे उनका एक तरह से जिंदगी ही चेंज हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा। तो देखिए करते क्या है कि मात्र 3000 रुपया वार्षिक पर उनको बंगाल में मुक्त व्यापार का दे देते हैं कि आप आइए 3000 रुपया साल में हमको दे दीजिए, बंगाल में जो व्यापार करना, जैसे व्यापार करना, आप कोई टैक्स नहीं दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे देखिएगा 10,000 रुपये में कितने, 10,000 रुपये वार्षिक में सूरत में मुक्त व्यापार का दे देते हैं, ठीक है। 3000 में बंगाल, 10,000 में सूरत। और वो बंबई में अपना एक जो अंग्रेजी सिक्का था उसको चलाया करते थे, तो उसको पूरे देश में चलाने की अब उन्होंने आजादी दे दी, ठीक है। अब आप पूरे देश में चला सकते हैं, ठीक है। अभी देखिएगा इसके आगे, अभी तो बस एक इंसर्ट था, अभी इतना ही जो कंपनी का आगमन है उससे इतना ही पूछा जाता है। और यही जो एक तो आपका पुर्तगाली, दूसरा आपका अंग्रेज, और फिर अभी एक फ्रांसीसी आने वाला है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। बाकी बस यूं ही जान लेना बस जरूरी है, दैट्स इट, ठीक है। फिर जो डेनिश आते हैं, जिसको अभी आज के नाम इनका क्या हो गया है, डेनमार्क। क्या नाम है इनका, डेनमार्क, ठीक है। तो इनकी पहली कंपनी ट्रावनकोर, जो आज का तंजौर है, इसमें स्टेब्लिश हुआ कब, 1620 ईस्वी में, इतना ही बस। और जो पूछते हैं कि स्वीडिश कंपनी कब आए थे भारत, तो 1731 में। बीच में एक फ्लैंडर्स करके कंपनी आई थी, बस इतना याद रखिएगा, स्वीडिश से पहले, स्वीडिश से पहले यहाँ पे एक फ्लैंडर्स आए थे, आगे है, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। हाँ देखिएगा फ्रांसीसी के बारे में देखते हैं, बात करते हैं फ्रांसीसियों के बारे में। तो यहां पे लुई 14वां, क्या नाम था इनका, इनका एक राजा था लुई 14वां, उनके एक मंत्री थे कॉलवर्ट। जब इन लोगों को पता चला कि इतनी सारी कंपनियां भारत में जाके व्यापार कर रही है और अच्छा खासा मुनाफा कमा रही है, तो क्यों ना हम भी मुनाफा कमाए, ठीक है। तो 1644 ईस्वी में यह कंपनी क्या होती है, ये भारत आती है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो अपना पहला फैक्ट्री सूरत में स्टेब्लिश करते हैं, सूरत में स्थापित करते हैं, कब, 1668 ईस्वी में, और दूसरा मसूलीपट्टनम में, ठीक है, 1669, बस एक साल बाद। अब देखिएगा 1673 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने क्या किया कि पुद्दुचेरी को जीत लिया। किसको, पुद्दुचेरी को जीत लिया। और जो यहां पे ये बार बार ये पूछते जाते हैं, इसीलिए आप इसको याद रखना जरूरी है कि 1954 में इन्होंने जीता कब, तो 1673 में। और यही अभी आप देखेंगे कि पुद्दुचेरी एक जगह है, आपको मालूम होगा, एक यूनियन टेरिटरी है। तो इनको छोड़ के कब गए ये, तो 1954 में ये जब छोड़ के गए माहे, यमनम और कराईकल, तो अभी जो है इस तीनों को पुद्दुचेरी के साथ ही मर्ज करके एक नया यूनियन टेरिटरी को बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, तो ये पुद्दुचेरी ही बना दिया गया है, ठीक है। इसको छोड़ के कब गए थे वो लोग, तो 1954 में। अब देखते हैं कि फ्रांसीसी कौन कौन से युद्ध लड़े थे, और बेसिकली ये युद्ध जो लड़े थे अंग्रेजों के साथ ही लड़े थे। हाँ चलिए,
तो ये 3 युद्ध इनका लड़ा गया था। इसको कर्नाटक वार बोलते हैं, कर्नाटक युद्ध बोलते हैं। किसके साथ लड़ा था? तो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच। तो पहला युद्ध 2 साल चला था 1746 में, ठीक है। ये जो स्टार्ट हुई थी, ये एला सापेल की संधि इसमें हुई थी, इससे स्टार्ट, ठीक है। इसमें कौन सी संधि हुई थी? तो एला सापेल की संधि हुई थी। और इसका कारण क्या था? इनका यहां पे भारत में कोई कारण नहीं था। ऑस्ट्रिया को लेकर फ्रांसीसी और अंग्रेजी गवर्नमेंट में अपने यहां ही युद्ध हो रहे थे, और इसी बीच में इसी का इफेक्ट भारत में भी दिखा, और इसके कारण में दोनों कंपनी के बीच में युद्ध हुआ। यहां पे एक जो प्रमुख युद्ध है वो युद्ध था आपका सेंट थॉम का युद्ध। क्या नाम था उसका? सेंट थॉम का। देखिए, एक युद्ध है वो बड़े दायरा पे होता है, तो उसमें जो एक सेंट थॉम जगह था उसका जो युद्ध था बड़ा फेमस हो गया था, ठीक है। तो वो पूछा जाता है कि सेंट थॉम का जो युद्ध हुआ था तो किस कर्नाटक युद्ध में हुआ था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में हुआ था, ठीक है। दूसरा देखिएगा, दूसरा जो युद्ध हुआ था इसके जस्ट 1 साल बाद स्टार्ट हो गया था, और ये 5 साल तक चला था। ये चला 2 साल तक, ये 5 साल, और अगला देखेंगे इस दोनों जोड़िए 7, तो ये 7 साल तक चला था, ठीक है। तो ये 1749 से 54 तक, और इसमें फिर जो खत्म हुई थी पांडिचेरी की संधि हुई थी इस समय, ठीक है। और इसमें हैदराबाद और कर्नाटक ये 2 साम्राज्य थे, और इन दोनों के उत्तराधिकार के लिए युद्ध चल रहा था। तो ये लोग सोच रहे थे कि हम भी इसमें हाथ बटाएं और बाद में कुछ कुछ हम लोग भी बांटेंगे। तो इसलिए ये लोग अपने फायदे के लिए इसमें घुसे थे। और इसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट युद्ध है, उसका नाम है अंबुर का युद्ध। तो अंबुर का युद्ध किस में हुआ था? तो सेकेंड कर्नाटक युद्ध में हुआ था। तीसरा देखते हैं, इसके 2 ये यहाँ पे 1 साल का गैप होता है, यहाँ पे 2 साल का गैप है। अब 1756 से 1763, ठीक है, ये 7 साल तक युद्ध चला। ये पेरिस जो इसके खत्म हुआ, ये पेरिस के संधि पे, और ये 7 साल चला, तो इसको सप्तवर्षीय युद्ध भी बोलते हैं। और इसी में वांडीवास की लड़ाई हुई थी। अभी देखते हैं वांडीवास का लड़ाई क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो यहां से वांडीवास की लड़ाई से कर्नाटक, मतलब ये कर्नाटक में है, तो यहां से फ्रांसीसियों का एक तरह से साम्राज्य ही भारत से खत्म हो गया, ठीक है। फ्रांसीसियों का भारत से साम्राज्य ही खत्म हो गया। अब आइए आगे जानते हैं। एक सेकंड इसमें देख लीजिएगा, इसका जो पहला अक्षर वो क्या है? ए, पा और पे। तो यहां से एक ट्रिक आप बना सकते हैं, ये तीनों संधि का, ए, पा, पे, ठीक है, ए, पा, पे। तो याद रखिए, पहला संधि ए मतलब एला सापेल की संधि, दूसरा पांडिचेरी की संधि, और तीसरा पेरिस की संधि। तो ए, पा, पे याद रखेंगे तो आपको तीनों संधि भी याद रहेगा, ठीक है। पहला जो कारण था वो तो उनका घरेलू विवाद था, ठीक है। तो वो तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार था। दूसरा था क्या? यहाँ पे वो एक तरह से बोले तो मजे लेना चाहते थे। तो हैदराबाद और कर्नाटक के बीच में जो आपस में उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था, इसी में ये एक एक साइड से ये भिड़ गए, और लास्ट में सप्तवर्षीय युद्ध, ठीक है। एक बार देखते हैं वांडीवास का जो युद्ध था। तो ये वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ। कब? 1760 ईस्वी में। देखिएगा, इसमें फ्रांस के तरफ से लड़ा था काउंट लाली ने, और अंग्रेज के तरफ से आयरकुट ने। किसने लड़ा था? आयरकुट ने। और बाद में अंग्रेज जीत गए और फ्रांसीसी का पतन हो गया, यानी वो हार गए, और एक बार छोटी सी कंपनी सिमट के रह गई। उसके बाद जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तब पता चला कुछ दिनों बाद कि यहाँ पे अभी भी एक है कंपनी फ्रांस की, वो अभी भी यहाँ पे शासन करते। तो बाद में जब उनके गवर्नमेंट को बताया गया, तो वो 1 नवंबर 1954 को फ्रांसीसी जो है, ये पांडिचेरी जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, माहे ये आपको केरला में ये दिख रहा होगा, केरला में एक ही जगह माहे, ठीक है। यनम ये यहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में है, और कराईकल, ठीक है, कराईकल ये यहाँ पे, ठीक है। ये 4 जगह है, इसको छोड़ के चले गए। तो अभी ये 4 जो है, अब देखिएगा कि कितना अजीब है कि केरला में माहे है, तमिलनाडु में ये पांडिचेरी और कराईकल है, और आंध्र प्रदेश में यनम है।
इन चारों को मिला के एक स्टेट यानी कि यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। स्टेट जैसा ही, मतलब एक जिसपे केंद्र का शासन होता है, ये सब मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जो सब अलग अलग जगह फैला हुआ है। मजे की बात यह कि अलग अलग जगह फैला हुआ है, ठीक है। और इसको 14वां संविधान संशोधन के से 1962 में पांडिचेरी को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। कैसा? एक केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो याद रखिएगा, पांडिचेरी में यही 4 जिला है, एक माहे, कराईकल, पांडिचेरी और यनम। और पांडिचेरी का अब नाम जो है उसका हो गया पुद्दुचेरी। क्या नाम है उसको? क्या बोलते हैं? पुद्दुचेरी। चलिए, ये जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है वो क्वेश्चन है एक कि ये, हालांकि बहुत बार आप लोग कंफ्यूज भी करेंगे, इसको एक बार समझ लीजिएगा तो आपको कभी भी परेशानी नहीं आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यात्रियों का आगमन बताइए कि किस क्रम में यात्री आए थे, ठीक है। इससे भी कंपनी कोई लेना देना नहीं है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपनियों का स्थापना का क्रम बताइए, ठीक है। जो कंपनी आए थे, जैसे भारत का कोई आदमी है, वो गया अमेरिका, तो क्या वो कंपनी बना लिया वहां? क्या नहीं, वो गए और घूम के आ गए। एक तो ये अलग बात हो गया। बाद में फिर वो वापस गए, वहां कंपनी बनाए, तो कंपनी कब गई और वहां पे कंपनी कब बनाई, इन सब चीजों का जब पूछते थे अलग क्वेश्चन है। देखिएगा, आपने अभी देखा था कि जो डच थे वो आए, एक बार बस देख के चले गए, और इसी कारण ये दोनों का क्रम चेंज होता है। अभी देखेंगे तो पुर्तगाली सबसे पहले कब आए थे भाई? पुर्तगाली यात्री तो 1498 में आए थे। कौन? वास्को डी गामा। फिर डच आए थे, जो कार्नेलियन हाउटमैन आपने देखा था, वो आए और वापस लौट गए थे, बस देख के। कब आए थे ये? तो 1595 में। फिर अंग्रेज आए 1600 ईस्वी में। फिर डेनिश, तो ये आए थे कब? 1616 में। फ्रेंच 1664 में, और स्वीडिश 1731 ईस्वी में, ठीक है। ये यात्रियों का क्रम है। अब देखिएगा कंपनी के आगमन का क्रम। तो वो जो, अब देखिएगा, डच को छोड़ के जितने यात्री आए थे वो कंपनी के तरफ से ही आए थे, वो कुछ लोग लेके आए थे, और वो एक तरह से बोलिए तो कंपनी ही आई थी, ठीक है ना। तो जैसे पुर्तगालियों का चेंज नहीं होगा। पुर्तगाली कब आए थे? तो एक तो आए भी थे 1498 में, और पुर्तगाली कंपनी भी कब आई थी? तो कौन आई थी? तो सॉरी, कब आई थी? तो 1498 में ही। अब देखिएगा, कंपनी का स्थापना क्रम है, तो इसमें अगला कौन सा हो जाएगा? अंग्रेज होगा, डच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो आए थे, बस ये तो देख के चले गए, है ना। फिर वापस आते हैं 1602 में, तो इसलिए ये पहले कंपनी कौन आया? तो अंग्रेज। 1600 ईस्वी में ये दावा करते हैं कि 1600 ईस्वी में हम लोग कंपनी आ गए थे, ठीक है। लेकिन जो ये लोग स्टार्ट कर रहे थे, क्योंकि इनको ये बोलते हैं कि हमें पता नहीं था कि टैक्स देना था। हालांकि किसको नहीं पता कि किसी के राजा के यहाँ जाके सामान बेच रहे हैं और आपको यही नहीं पता कि टैक्स देना है। तो जहांगीर ने उनका सारा जो भी था, जो भी किला बनाया तो उसको तोड़ मोड़ के और बोले कि बेटा घर निकलो तुम लोग, ठीक है। तो फिर से हॉकिंस आते हैं और सूरत में कंपनी बनाने के लिए ये लोग जहांगीर से मांग लेते हैं, और इन लोगों को यह अधिकार पत्र मिल जाता है, और फिर ये सूरत में 1608 में क्या बना लेते हैं? कंपनी। अब देखिएगा, इसमें एक अलग से एक क्वेश्चन पूछता है 1600। अब देखिए, कंपनी ये बनाना स्टार्ट किया कहां पे? सूरत पे। इसके अलावा और भी कहीं कहीं किए। तो अगर पूछा जाए कि सबसे पहले बनके कौन तैयार हो गया, तो 1611 में सबसे पहले बनके तैयार हो गया कौन सा? मसूलीपट्टनम, ठीक है। तो मसूलीपट्टनम में जो इनकी कंपनी थी, कंपनी बहुत जगह, सूरत में भी बना, ठीक है। फिर और बहुत सारा कंपनी, ये धीरे धीरे कंपनी मतलब क्या, वहां जाते थे, ये अपना व्यापार शुरू करते थे। पहले जमीन यूं ही पड़ा होता था, उसको चारों तरफ से थोड़ा घेर लेते थे अपना, फिर धीरे 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 उसको टाइम टू टाइम उसको अपडेट करते हैं, बड़े करते हैं, बड़ा करते हैं, तो अलग ही चीज हो गई। लेकिन जो सबसे पहला कंपनी खोला वो सूरत में, और जो सबसे पहले अच्छे ढंग से घेराबंदी करके तैयार कर दिया वो कहाँ का? मसूलीपट्टनम का, 1611 ईस्वी में। अब देखिएगा, फिर आता है इसमें थोड़ा, यहाँ पे यही जो थोड़ा क्रम चेंज हो रहा है डच और अंग्रेज का,
ठीक है। फिर ये जो डच हैं जो 1595 में आए थे और वापस चले गए थे, फिर वो 1602 ईस्वी में वापस आते हैं और मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में अपना फैक्ट्री खोलते हैं। उसके बाद डेनिस आते हैं 1616 में, कहाँ और ये सब कुछ नहीं पूछता इनका। फ्रेंच 1664 में सूरत में। फिर आते हैं फ्लैंडर्स, और बस इतना ही याद रखिएगा कि स्वीडिश से पहले एक और आए थे जिनका नाम क्या था, फ्लैंडर्स। और 1731 ईस्वी में आते हैं कौन, स्वीडिश। कौन आते हैं, स्वीडिश। बस इतना ही याद रखना है। आपको कहीं कहीं डेटा आपको लग रहा हो कि यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे क्योंकि इसलिए नहीं लिखे क्योंकि जो फालतू डेटा उसको रटने से कोई मतलब नहीं है, जो कभी नहीं पूछता है, जो कहीं से इसका इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तो रटने से कोई भी मतलब नहीं है। इतिहास में इतना डेटा है कि सिर्फ आप एक मॉडर्न हिस्ट्री को ही रटेंगे तो और सारा जो सब्जेक्ट है उससे कहीं ज़्यादा हो जाएगा। तो उतना ही पढ़िए जितना आपका काम का हो, है ना। आइए, तो यहाँ तक ही था आज के लिए, इतना काफ़ी है। उम्मीद करेंगे आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और कोई ना कोई आप जैसे लूसेंट का ऑब्जेक्टिव है वो आप बनाइए। लूसेंट का ऑब्जेक्टिव जो कंपनियों का आगमन उसे बनाइए। उसमें कुछ क्वेश्चन है जो अभी आगे आने वाले लेक्चर में आएगा, उसमें थोड़ा ही क्वेश्चन, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा क्वेश्चन है जो आने वाले लेक्चर में है, बट उसको इसी में डाल दिया है। और क्योंकि जो लेक्चर का क्रम होता है वो सही ढंग से बनाया जाता है, तो अगर वो सारा डेटा यहाँ दे देंगे तो आप कन्फ्यूज कर जाएंगे। मान लीजिए कोई कुछ भी हुआ है, वो अभी बता रहे थे अभी 1857 में क्या हुआ, 1890 में क्या हुआ, वो अभी अगर बता देंगे आपको साथ ही साथ में, तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर जाएंगे। एक क्रम बना रहना चाहिए जो सीधा दिमाग में डाइजेस्ट होगा, है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। हम लोग मॉडर्न इंडिया बहुत जल्दी ख़त्म कर लेंगे और बहुत अच्छे ढंग से ख़त्म करेंगे। मेरा जो कोशिश है 3 बुक को आप अच्छे से करें। पहला क्राउन की एक आती है, इससे भी पहले हमें लिखना चाहिए लूसेंट, ठीक है। लूसेंट का जो एक बुक आता है, पतली सी बुक होती है, एक तो उसको करें, ठीक है। उसके बाद आप करें क्राउन को। इसी दोनों को कहीं ना कहीं मैं मद्देनजर रख के ये लेक्चर बनाता हूं। और उसके बाद लूसेंट ऑब्जेक्टिव, इतना ही 3 बुक करना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। हजारों बुक है, सब नहीं करना है। जो सब करता है उसका कुछ नहीं होता है। तो इसलिए बस इतना ही कीजिए। आप चाहें तो इस दोनों में, एक क्राउन और लूसेंट में भी आप सोच सकते हैं कि हमको एक ही करना है, तो आप एक भी कर सकते हैं और एक ऑब्जेक्टिव बना लीजिए, तो इतना काफ़ी है। आप चाहें तो दोनों भी ले सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन हाँ, उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। धन्यवाद।